हेलो, कैसे हैं आप? बच्चों, चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और उसके 4 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द 5th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो वहां पर हमने सीखा कि केमिकल इक्वेशंस 2 टाइप की हुआ करती हैं। एक तो होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिनको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, और दूसरी होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। दोनों में क्या डिफरेंस था ये आपने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसकी जरूरत आपको आगे आने वाले हर चैप्टर में पड़ेगी, और इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग की ही बात करूंगा, दूसरा कोई टॉपिक इसमें कवर नहीं होगा। अब चाहे लेक्चर थोड़ा छोटा रह जाए या थोड़ा सा लंबा हो जाए, डजेंट मैटर। ठीक है, आप इसको पूरा सिर्फ बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि बैलेंसिंग करने से पहले हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा कि वाई बैलेंसिंग। हम बैलेंसिंग क्यों करें, आखिरकार क्या जरूरत है बैलेंस करने की। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 डॉट H2। अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि आयरन और वाटर, यानी कि जो स्टीम है वाटर का गैसियस फॉर्म, कि वाटर और स्टीम की हेल्प से मुझे आयरन ऑक्साइड और H2 मिल रहा है। तो आखिरकार बैलेंसिंग की फिर क्या नीड पड़ रही है, यहाँ पर हम क्यों इसको बैलेंस करें? ऐसी क्या चीज है जो हमें यहाँ से नहीं पता चल पा रही है जिसकी वजह से हम इसको बैलेंस करेंगे? पहले हम इसकी नीड जानेंगे कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद सीखेंगे कि हम बैलेंसिंग करें कैसे। और एक चीज मैंने पहले ही बता दी थी, 10th क्लास के सिलेबस में बैलेंसिंग का कोई एकदम कह सकते हैं सटीक मेथड नहीं है। यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में भी हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देंगे, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप आसानी से इक्वेशंस को बैलेंस कर पाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो आपके घर से रिलेटेड है, ठीक है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखकर हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। बच्चों, मान लीजिए आप में से कोई भी बच्चा है, ठीक है, आमतौर पर अगर आप बॉयज हैं तो आप किचन में काम नहीं करते होंगे, ठीक है, जनरली गर्ल्स हैं तो शायद आप काम करती हो किचन में। अगर मान लीजिए हमसे किसी के लिए टी बनाने के लिए कहा जाए, चाय बनाने के लिए कहा जाए, तो जो बॉयज होंगे, अगर मैं किसी बॉय को भेजूं कि बेटा जाओ 4 कप चाय बना के लाओ, 4 लोगों के लिए चाय बना के लाओ, ठीक है, तो अब उसको बहुत अच्छी तरीके से ये तो पता है कि टी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। उसे वाटर चाहिए होगा थोड़ा, ठीक है, उसको मिल्क चाहिए होगा, उसको टी लीव्स चाहिए होंगी, है ना, उसको जिंजर चाहिए होगी, ठीक है, और हीट चाहिए, यानी जो गैस पर जिस पर बनाएगा वो फ्लेम चाहिए। मेनली बेसिक जो है ये 3-4 चीजें हमको टी बनाने के लिए चाहिए होती हैं, ठीक। बाकी जो भी एडिशनल है आप लोग डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन बेसिक इतनी चीजें हमको चाहिए होंगी। हाँ, एक चीज तो इसमें रह गई है, ये तो डायबिटीज वालों के लिए चाय बन गई, शुगर तो इसमें रहेगी, ठीक है, तो शुगर और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो मीठी चाय पीता हूँ। आप लोग अगर फीकी पिए तो शुगर ना डालें। तो देखिए, अब अगर मैंने किसी बच्चों को भेजा कि जाओ 4 लोगों के लिए चाय बना के लाओ, अब ये बात उसको अच्छे से मालूम है कि चाय कितनी चीजों से बन जाती है, ठीक है, लेकिन उसको ये चीज नहीं मालूम कि कितने कप चाय बनाने के लिए हम कितना वाटर लें, मिल्क कितना डालें, टी लीव्स कितनी डालें, या हम उसको उसके अंदर शुगर कितनी डालें या जिंजर कितनी डालें। अगर उसको ये चीज नहीं मालूम है तो क्या वो चाय बना पाएगा? या बना पाएगा तो क्या बहुत अच्छी बना पाएगा? आंसर बताइए। बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको ये चीज नहीं मालूम है, रेशियो नहीं पता है कि कितने कप चाय बनाने के लिए मुझे कितना वाटर चाहिए, कितना मिल्क चाहिए, कितनी टी लीव चाहिए, तो वो कभी अच्छी चाय नहीं बना पाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस में भी ऐसा ही होता है। हमें आयरन और स्टीम से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है, ये तो पता है, लेकिन कितना आयरन और कितना हाइड्रोजन, कितना
स्टीम लेने से कितना आयरन ऑक्साइड बनता है ये नहीं पता है। तो देखो इस चीज को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ये तो हमने घर की जो है एक एग्जांपल से बात समझाई। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगले क्लास में जब आप आएंगे तो इनके ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, ठीक है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, दोनों पे ही आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है इसमें आपको कैटन एनायन का टेस्ट करना पड़ता है, एलिमेंट डिटेक्शन करना पड़ता है, फंक्शन ग्रुप के टेस्ट करने पड़ते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको टाइट्रेशन करना पड़ता है। 11th क्लास में एसिड बेस टाइट्रेशन है और 12th क्लास में जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन है। ये प्रैक्टिकल्स की चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा इससे क्या मतलब है, देखिए क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम इसी रिएक्शन की बात करें, Fe+H2O और गिव्स Fe3O4.H2। क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब इस रिएक्शन की मुझे एनालिसिस करनी है तो दो तरीके से कर सकता हूँ, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब ये है कि मैं सिर्फ इसमें ये देखूंगा कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को मिलाकर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सिर्फ मैं उनकी क्वालिटी की बात करूंगा, उनके नेम की बात करूंगा। जैसे कि आयरन और स्टीम की रिएक्शन से आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड और सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं, आयरन और स्टीम की रिएक्शन से आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे ये ऑक्साइड बनाना है और मुझसे किसी ने कह दिया, कोई क्वांटिटी दे दी फिक्स कि आपको इतने क्विंटल या इतने टन ये वाला ऑक्साइड आयरन का बनाना है इन दोनों की हेल्प से, तो बस वहां पर मैं फेल हो जाऊंगा, वहां पर मेरी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एनालाइज किया था, ये देखा था कि आयरन और स्टीम की रिएक्शन से ये बन जाता है, लेकिन कितना आयरन लेना है, कितना वाट स्टीम लेना है और मुझे कितना ये मिलेगा ये मैंने सोचा था नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तब इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी मैं ये तो देखूं ही कि आयरन और स्टीम की रिएक्शन से ये ऑक्साइड बन रहा है, साथ ही साथ मुझे ये भी पता हो कि कितने आयरन और कितनी स्टीम की रिएक्शन से कितनी मात्रा में आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, और ये चीज मुझे कभी भी किसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चल सकती। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम हमेशा कर पाएंगे किस इक्वेशन से, जो कि बैलेंस्ड होगी, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हम उसी रिएक्शन से क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके ये पता लगा पाएंगे कि कितने कितने अमाउंट्स रिएक्टेंट्स की लेने पर हमें कितनी अमाउंट्स में प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मालूम पड़ जाती हैं, हम एक बार बैलेंसिंग सीख जाएंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए बैलेंसिंग के लिए चलिए मैं इसी इक्वेशन को ले रहा हूं फिलहाल, जो अभी बहुत देर से आपके सामने पिछले लेक्चर में भी लिखी थी मैंने, Fe2O Fe3O4 प्लस H, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, और अब मुझे इसको बैलेंस करना है। तो मैंने कहा हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ भी आप कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन दो तीन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखो कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि बैलेंस तो नहीं है कहीं इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दी जा रही है, हो सकता है पहले से बैलेंस हो, फालतू में उसको बैलेंस करने पे लगे हो। पहले चेक कर लो, यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर आयरन 3 है, तो देखो पहले से ही हमें मालूम पड़ गया कि ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात, केमिकल रिएक्शंस में एटम्स को बैलेंस करने के लिए कभी भी किसी भी फॉर्मूला में जो ये सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं, ये 2 लगा हुआ है, ये 3 लगा हुआ है, ये 4 है, ये 2 है, हमें कभी भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख दूंगा कि नेवर चेंज द सबस्क्रिप्ट ऑफ एनी फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं करते हैं ये आपको बता दूंगा मैं। पहला पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय किसी भी फॉर्मूला में किसी एलिमेंट के नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं 2, 3, 4, 2 है ना,
इनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है, कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो है बॉन्डिंग की वजह से आते हैं, ये हमें एक्चुअल में इनकी बॉन्डिंग बता रहे हैं किस तरीके से इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, ये इसकी कॉम्पोजिशन बताता है। दूसरी चीज क्या है, और इसको देखो अब आप लोग पहली बार जब करोगे रिएक्शन तो हो सकता है बाई चांस गलती हो जाए, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाली लाइन लिख लेना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप जो भी फॉर्मूले हैं उनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है, ये स्टार्टिंग की प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ये काम पेंसिल से आप कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार आपके माइंड में ये सारे स्टेप्स चले जाएंगे फिर आप ये ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे, कुछ नहीं डायरेक्ट करेंगे और एक लाइन में या दो लाइन में आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाया करेगी। लेकिन स्टार्टिंग है तो जो गलतियां होती हैं उनसे बचने के लिए मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है, देखो जो सिंबल है उसको छोड़ दो, जो फॉर्मूला है उसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो। अब ब्रैकेट में बंद क्यों कर लिया, ये लक्ष्मण रेखा बना दी मैंने, यानी इसके अंदर आप नहीं घुस सकते, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो भी करना है हम यहाँ पर जिस नंबर का मल्टीप्लाई करना है यहाँ करेंगे, मान लो यहाँ एक्स का यहाँ वाई का, समझ में आ रही, बैलेंस करने के लिए हम इस ब्रैकेट के बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे, जिस चीज का भी कर रहे हैं, जिस भी नंबर का करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो मेरे सामने जैसे ये लिखा हुआ है Fe3O4 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो इसका मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाया था, तो इस 2 का मल्टीप्लाई ऐसा नहीं सिर्फ Fe में ही होगा, ये इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। देखो अगर मैं ये 2 ना लिखूं तो हम कहेंगे आयरन के कितने आइटम है 3 और ऑक्सीजन के कितने आइटम है 4, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आयरन के आइटम्स भी डबल हो गए, यानी कितने हो गए 6, और ऑक्सीजन के आइटम्स भी डबल हो गए, यानी कितने हो गए 8। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाहर आप कोई नंबर लिख रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजों में होगा, चाहे यहाँ पर 2 आइटम हो चाहे 3 हो। Fe है तो Fe भी डबल हो जाएगा पहले से, यानी 3 2 6, ये सबस्क्रिप्ट और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 Fe आइटम हो गए और 4 2 8 क्या हो गए ऑक्सीजन आइटम। ये दो बातें तो आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लें। पहली बात क्या बताई कि सबस्क्रिप्ट को नहीं छेड़ना है, दूसरा जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आप इस ब्रैकेट के बाहर करेंगे, लेकिन उसका मल्टीप्लाई जो है इन दोनों में या जितने भी चीजें अंदर ऑब्जेक्ट होंगे सब में माना जाएगा। ये 2 पॉइंट समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं। अब बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, जो आपको केमिकल इक्वेशन दिख रही हो उसमें से सबसे बड़ा एक फॉर्मूला जो है वो सिलेक्ट करो, सबसे हैवी लग रहा हो देखने में। अब इन पूरी रिएक्शन में सबसे बड़ा मुझे क्या लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, देखो वैसे तो हिट एंड ट्राई मेथड है, लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर मैं बता दूंगा आपको तो जो है आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो पहले हमने लार्जेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, वो तो बातें बताई नहीं, उनको तो याद रखनी है। अब इस लार्जेस्ट फॉर्मूला में भी ये देखो कि ज्यादा मात्रा में कौन सा आइटम है, ज्यादा नंबर में कौन सा, ये तो फॉर्मूला लार्जेस्ट हो गया। अब इसमें आयरन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ज्यादा कौन है उसको सेलेक्ट करो। कौन ज्यादा दिख रहा है मैं आपको, देखो 3 तो यहाँ पर आयरन के, 4 किसके ऑक्सीजन के, इसका मतलब ये है लार्जेस्ट नंबर, बस इसको लेके चलो, यानी 4 ऑक्सीजन है। अब आप ये कोशिश करो कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी 4 ऑक्सीजन हो जाए। उसके लिए क्या कर रहे हैं ये देखो, आयरन ऐसे ही छोड़ दिया, H2 हमारे पास ऐसा लिखा था ब्रैकेट में, हमने क्या कहा था अब 4 ऑक्सीजन करने के लिए नहीं, अब यहाँ पे 4 लगा देंगे, नहीं, किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं जाना है, ना तो पहले से बनी हुई सबस्क्रिप्ट को चेंज करना है और ना ही अपने मन से कोई नई सबस्क्रिप्ट लगानी है। जो भी करना है कहाँ करेंगे, इसके बाहर सामने, और सामने क्या होता है, सामने वाली नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। अब क्योंकि हमें इसको 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए मुझे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सामने, इजी सी बात है 4 का, ठीक है, तो 4s2 हो गया। चलिए इधर हमारे पास क्या था Fe3O4, इसको हम लेके चल रहे थे प्लस H2। ध्यान से समझना, पहले मैंने लार्जेस्ट फॉर्मूला चूज करा, उस लार्जेस्ट फॉर्मूला में भी देखा कि कौन सा आइटम ज्यादा नंबर में, तो ऑक्सीजन मिला, पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब दूसरा कौन सा, इसी के बाद आयरन, इसी में चल रहे हैं अभी, तो आयरन इसमें कितना है 3, और 3 आयरन है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितना करना है 3, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी ना लगाऊंगा 3, सबस्क्रिप्ट तो लगानी नहीं है हमें सामने मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 3। क्लियर है, यानी कि ये वाला हमारा जो ब्रैकेट था इसमें जो भी चीजें रखी हुई है ये बैलेंस हो चुकी है। देखो 4 ऑक्सीजन थे हमारे पास भी, 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर आयरन कितने थे 3, तो मेरे पास भी कितना आयरन हो गए 3,
अब जो बाकी के छोटे मोटे एटम बचे उन पर नजर डाल लेते हैं। अब जरा देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, आयरन बैलेंस हो चुके हैं, बचा क्या, फिर हाइड्रोजन बचा। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, मैंने कहा था अगर बाहर 4 लगाए तो उसका मल्टीप्लाई अंदर भी होगा। तो 4 पूजा कितना हो गया 8, इसका मतलब यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और 8 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो राइट हैंड साइड में भी 8 हाइड्रोजन ही होने चाहिए। कैसे बनाएंगे, यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे, नहीं, यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन, 4 टू 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 टू 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 4 टू 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद आप इस ब्रैकेट को हटा देंगे, अब इसकी कोई नीड नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है स्टार्टिंग में कि गलती से भी आप इसके अंदर कोई चेंजिंग ना कर दें, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जिस नंबर का भी मल्टीप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला के सामने करेंगे या सिंबल के सामने करेंगे। समझ आ रही बात? हाँ, इसके लिए आप फ्री हैं कि आप चाहे यहाँ पर होल नंबर का मल्टीप्लाई करें, कभी कभी हम यहाँ पर एक कह सकते हो फ्रैक्शन का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/2 का, 3/2 का, वो भी चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने होगी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और हालांकि नोट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी कर लीजिए। इसके बाद हम एक और इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं इसी मेथड से, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसको भी बैलेंस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, KClO3, इसको मैंने हीट कर दिया, बनेगा मेरे पास KCl प्लस O2। ठीक है, KCl और O2 बन गया। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमको। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी हमें कोई नया मेथड थोड़ी ना लगाना पड़ेगा, सेम मेथड है। देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आप वो जो पॉइंट्स बताए थे वो ध्यान रख लें, अंदर चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ सामने सामने नंबर्स को लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट बताया था आपको, स्टेप क्या बताया था कि सबसे पहले लार्जेस्ट फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो। इसमें लार्जेस्ट कौन सा दिख रहा है, KClO3। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर में आइटम है वो कौन सा है, 3, सॉरी ऑक्सीजन, जो कि कितना है 3, तो हमें उधर भी 3 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। समझ आ रही है, उधर भी 3 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन कितना है 2। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है कि 2 को 3 नहीं बना सकते हम नॉर्मली। अगर यहाँ पर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 3 थोड़ी ना बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, या तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करें। मान लो यहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यानी कि 3/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन से बचे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आप लोग अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं ना रिएक्शन के कोएफिशिएंट्स को बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों को आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो ये कितना हो गया, 2 3 6, और 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, तब भी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाते, 3 रह जाते। लेकिन फ्रैक्शन को यूज ना करना ज्यादा अच्छा है, सिंपल सिंपल सी नंबर यूज कर लो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 3 था यहाँ पे 2 था, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ये 6 बन गया, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये कितना बन गया 6। लेकिन मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये नहीं सिर्फ इसी में कर दिया, तो वो पूरे में ही होगा। अब समझो, अब इसी फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब बाकी चीजें बची उनको भी देख लो। पोटेशियम कितना हो गया, यहाँ पर 2, तो पोटेशियम को 2 करने के लिए हमें इधर भी 2 पोटेशियम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लगाओगे पोटेशियम कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना था 2, तो यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया 2, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब पिछली वाली से ये थोड़ी आसान लग रही है कि नहीं लग रही है, पिछली वाली में देखो 2-3 लाइनें लिखनी पड़ी थी, इसमें मैंने एक लाइन में बैलेंस कर लिया। ऐसी धीरे धीरे एक तो और एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से इसको सीखा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये 2-3 जो मैंने प्रिकॉशंस बताई हैं इनको जरूर आप यूज करेंगे, वरना आपका जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं कोई। मान लीजिए इस बार एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 और प्लस वाटर। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया, ये भी एक केमिकल इक्वेशन है। अब ये भी बैलेंस्ड है कि नहीं ये चेक कर लो। देखो एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम इधर भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 3, तो बैलेंस लग रही है ना। H यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर H कितने हैं 2, बैलेंस लग रही है लेकिन बैलेंस है नहीं, इसमें हाइड्रोजन की नंबर गड़बड़ है। ठीक है, और क्लोरीन की नंबर भी गड़बड़ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है। तो देखो अब हो सकता है बहुत से लोगों के मन में डायरेक्टली आ गया हो कि मुझे इसमें क्या करना है, डायरेक्टली वो कर देंगे, 1-2 सेकंड लगेंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे बड़ा फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो। सबसे बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, ये है, इसको ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं पहले हम। ठीक है, आप लोग जब 2-4 रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लें और ये सब चीजें प्रैक्टिस में आ जाएं, फिर आप इनको बंद मत करना ब्रैकेट में, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, ये तो बस कोई मेथड थोड़ी ना है, ये तो हमने बस अपने मन से आपको बता दिया कि इसके अंदर आप किसी तरीके से कोई चेंज ना कर दें बाई चांस। अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, चीजों को सीख पा रहे हैं, तो अब ये ना भी लगाएं तब भी चलेगा। इसमें देखो सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा आइटम है 3, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो ये चेक कर लो क्या राइट हैंड साइड पे 3 ऑक्सीजन है, अगर है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो बना लो। तो कितना ऑक्सीजन है, देखो 2 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, यानी ऑलरेडी हमारे पास 3 ऑक्सीजन हैं, तो हमें कोई चेंज करने की नीड नहीं है। इसके अलावा आप कार्बन को चेक कर लो, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, इसके अंदर कार्बन 1 है, पूरे इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 1 ही कार्बन है, ये भी हमारी इक्वल है, कोई चेंज करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट में क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम की नंबर चेक कर लें, यहाँ पर कैल्शियम 1 नंबर में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है 1, यानी कि ये पूरे का पूरा फॉर्मूला जो है डिस्टर्ब नहीं चाहता, ये अपने आप में बैलेंस है। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, इसमें हाइड्रोजन देख लो 1 है और हमारे पास उधर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो हम 2 को 1 नहीं बनाएंगे लेकिन 1 को तो 2 बना सकते हैं ना, कम नहीं करना होता है, ज्यादा बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, तो 2 है यहाँ पर H और यहाँ पर H कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए क्या कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, नहीं कर दें, क्योंकि हमें क्या बताया गया, हमें इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। जिस नंबर का भी मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ करना पड़ेगा, बाहर। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा 2H। ठीक है, और Cl कितने हैं, देखो कितने Cl हो गए 2, और यहाँ भी कितने Cl थे 2, रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं आएगी बेटा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पर यही है कि जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताए थे कि कभी भी अंदर कोई चेंज नहीं करना है, जो भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे बाहर करोगे। दूसरी चीज, बाहर जो भी नंबर का मल्टीप्लाई कराए उसका फिर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, ये बिल्कुल मैथ्स की तरह ही है। अगर मान लो अंदर लिखा हुआ x + 7y और मैंने यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब क्या सिर्फ x में मल्टीप्लाई होगा, नहीं पूरे में ही होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, मैथ्स की तरह ही। चलिए एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने रिएक्शन लिखी हुई है Mg3N2 + H2O मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स MgOH होल ट्वाइस और प्लस NH3। अगर हमारे सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है तो इसको हमें बोला गया कि इसको बैलेंस करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्वेशन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि तो बहुत बड़ी इक्वेशन है, बड़े बड़े फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, हम ये कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट ब्रैकेट लगा हुआ, तो कुछ नहीं, सब कुछ सब ऐसे ही है, अपने आप हो जाएगा। देखो आप बस वही 2 पॉइंट याद रखो, कौन कौन से। सबसे पहले लार्जेस्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करो। लार्जेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट का मतलब क्या है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, इसमें प्रेजेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। अब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग अपने आप समझेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ट्वाइस सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ जब 2 ऑक्सीजन है तो क्या इधर 2 ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मैं अब अगली लाइन में लिख ले रहा हूँ कि Mg3N2 प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 2H2। ठीक है, इधर क्या चल रहा था, MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। मैंने सबसे लार्जेस्ट फॉर्मूला सिलेक्ट करा, फिर इसमें देखा कि ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, तो कोई भी एक ले लिया। 2 ऑक्सीजन थे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन करने थे, तो मैंने यहाँ इसके यहाँ पर 2 नहीं लगाया, मैंने बाहर 2 लगाया, तो
तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, यानी कितने हाइड्रोजन है 5। क्या हमारे पास 5 हाइड्रोजन है? हमारे पास तो कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। तो 5 कैसे करोगे? समस्या आ गई ना। तो अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे हम लोग फंस जाते हैं। तो अगर अभी आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि हम हाइड्रोजन को कैसे बराबर कर पाए, क्योंकि 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, सिर्फ 4। तो अब एक का अंतर पड़ रहा है। तो अभी इसको स्किप कर लेते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, किसी दूसरे एलिमेंट पे चले जाओ, हो सकता है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाए, और नहीं हो सकता है तो बाद में दिमाग लगा ही देंगे। किसी और की बात कर लेते हैं, जरा मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है 3, वहां पर मैग्नीशियम कितना है 1, गड़बड़ हो गई ना। तो इसका मतलब हम 3 को थोड़ी ना 1 बना देंगे, हम 1 को 3 बनाएंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समस्या क्या आएगी, जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ये अंदर सारी चीजों को बदल के रख देगा, यानी जो आपने पहले स्टेप लिया था वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। करके देखते हैं, सही बैठता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर से ट्राई करते हैं। अब इससे क्या हो गया, एनपी तो 3 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 3 ऑक्सीजन और 3, ये 2 नीचे ऑलरेडी लगा था, तो पहले ये मान लो कि 2 तो पहले से ही थे, अब उसके 3 टाइम्स हो गए, 6 हो गए ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाने से तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये होगा, अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा, तब ये 6 ऑक्सीजन हो पाएगा। समझ रहे हो ना कैसे भाई, इस 2 से इस ब्रैकेट में देखो ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन तो इसी की वजह से है, और जो भी यहाँ है उसका 3 टाइम्स और हो जाएगा। तो 3 2 जो 6 ऑक्सीजन है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे करने हैं, तो आपको यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए 12। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या 12 हो पा रहे हैं, देखो जरा, अभी नहीं हो रहे होंगे। देखो 2 तो यही हो गए, और 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, और 3 इधर है, तो इसको और 6 बना दो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो 2 3 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, और 2 3 जा 6 यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो गए, और नाइट्रोजन देखो यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, वहां पर भी नाइट्रोजन कितना हो गए 2 हो गए। तो अपने आप ये केमिकल रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाना पड़ता है, जरूरी नहीं है कि आपने एक बार जो नंबर लिख दी मल्टीप्लाई करके वो सही ही होगी। हो सकता है कि दूसरे एलिमेंट को आप बैलेंस करो तो वो पीछे वाला स्टेप आपको कट करके कुछ दोबारा करना पड़े, दोबारा सोचना पड़े, जैसा कि अभी हुआ था ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर एक बार में हो जाए तो फिर क्या बात है, तो ये सटीक बिल्कुल कैसे एक्यूरेट मेथड हो जाएगा, फिर तो इसका नाम हिट एंड ट्रायल रखना ही नाइंसाफी होगी इसके साथ, है ना। लेकिन है बहुत आसान, यकीन मानिए। स्टार्टिंग में जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिन चीजों को, जिन पॉइंट्स को मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर उन पे आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो अपने आप ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी। अब एक लास्ट केमिकल रिएक्शन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग खुद ही अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर नहीं आती है तो आप बाकायदा पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करके दूंगा, और अगले लेक्चर में मैं उसको बैलेंस करके भी दिखा दूंगा आपको। तो चलिए एक और लास्ट एग्जांपल ले लें, एक और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करके दिखा रहे हैं, इसके बाद फिर आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करेंगे घर पे बुक से। ठीक है, और जो भी अगर नहीं आती है इक्वेशन बैलेंस करनी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगली रिएक्शन हम ले रहे हैं, ये थोड़ी सी बड़ी है, AN2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH gives Na2SO4 प्लस AlOH होल थ्राइस। ठीक है, बड़ी कह सकते हो टफ सी इक्वेशन दिखने में लग रही है कि सर ये कैसे बैलेंस होगी, इसमें बहुत ब्रैकेट लगे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब ऐसी है, सब बैलेंस होंगी, बहुत आसानी से होंगी। जरा देखिए, मैं इसको नीचे लिखूंगा। सबसे पहले सबसे बड़ा आइटम, सबसे बड़ा फॉर्मूला सेलेक्ट करा तो ये वाला निकला, इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। देखो 4 3 12, इधर 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक ये ऑक्सीजन है, तो 13 है, जबकि इधर ऑक्सीजन कैसे कम है, देखो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, यहाँ पर कितने, सिर्फ 7 ही तो है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस करें, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर कम है, लेकिन काफी अजीब सा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कितने हैं 13 और वहां पर कितने हैं 3 और 4 7, 5 का डिफरेंस आ रहा है, और 2 जगह करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो
यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो दो जगह करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर कहीं ऐसे फंस जाओ तो किसी और एटम की थोड़ी सी हेल्प ले लो। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 2 है, हम यहाँ पर ऑलरेडी 2 अगर एल्यूमिनियम लिख दें तो कोई समस्या नहीं है, एल्यूमिनियम बैलेंस हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम के बैलेंस होने के बाद देखो ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन बनी। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 तो यहाँ से था और उसका डबल यहाँ से कर दो, तो 6 ये और 4 ये 10 हो गया। अभी भी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन पहले भी कम था, लेकिन हम डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो हमने एल्यूमिनियम की हेल्प ले ली। पहले 5 का डिफरेंस था ना, एल्यूमिनियम की हेल्प ले ली हमने, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लिया, तो कुछ आगे बढ़े। अब किसी और एटम की हेल्प ले सकते हैं, अभी डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि दो दो जगह पर लिखा हुआ है। तो एक और एटम हमारे पास दिख रहा है हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6। ये आपको सोचना पड़ेगा, मेरे दिमाग में आ गया हाइड्रोजन, क्योंकि मेरी तो कई बार करी हुई है। आप जब करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज अपने आप दिमाग में आ जाएगी कि हम कौन से एटम को अब ले सकते हैं। अगर हमसे एक एटम बैलेंस नहीं हो रहा है तो ये तो ना वहीं पे अटके रहेंगे, हम किसी और एटम की हेल्प लेके करेंगे काम। तो ऑक्सीजन को करने के लिए इसमें हम हाइड्रोजन की हेल्प लेंगे, तो 3 और 3 का यहाँ से डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर तक होगा, तो 2 हाइड्रोजन और इंटू 3 6 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पर यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, यही बेनिफिट है, जो चीज दो दो जगह प्रेजेंट होती है तब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, लेकिन हाइड्रोजन एक ही जगह प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 6 बनाना है आपको, उसका एक ही तरीका है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे लिखूंगा, ये भी मल्टीप्लाई में नीचे वाली लाइन में करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो बस। ठीक है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया था मैंने, AL होल प्राइस। तो यहाँ पर मैं 6 हाइड्रोजन करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो 6 हाइड्रोजन हो गए। अब जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन 6 करे, यहाँ पर सोडियम भी तो 6 हो गए, तो 6 सोडियम बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास कि इस फॉर्मूले के सामने मैं क्या लिख दूं, 3, वैसे 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो मुझे करना तो ऑक्सीजन बैलेंस था, सिस्टम के हिसाब से मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा कौन सा आइटम है वो आप लेके चलें, वो मैं मिला था ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन डायरेक्ट बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह लिखा था, इसमें भी ऑक्सीजन लिखा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, कहाँ का मल्टीप्लाई सोचोगे आप। तो दूसरे एटम्स की हेल्प ले ली, पहले हमने एल्यूमिनियम की हेल्प ली, यहाँ 2 एल्यूमिनियम थे, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम बना लिए मल्टीप्लाई करके। जैसे एल्यूमिनियम 2 बनाए, फिर हमने हाइड्रोजन देके 6 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन एक ही जगह प्रेजेंट था, तो उसको 6 बनाने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करा जाए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जैसे ये 6 का मल्टीप्लाई करा, सोडियम भी 6 हो गए, और सोडियम इस साइड सिर्फ एक ही जगह है, ये 2, हमने यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम भी 6 हो गए। अब चेक कर लो क्या अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, क्या पता ऑक्सीजन मजाक मजाक में बैलेंस हो गया हो, हमने तो नहीं करा। चेक करते हैं, 4 3 12 तो यहाँ से हो गए और 6 यहाँ से हो गए, यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए, 18 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर हो गए। यहाँ पर चेक करो, 4 3 12, तो 12 तो यहाँ से हो गए, और देखो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 का होगा ना, तो 3 और 3 2 6 यहाँ से हो गए, कितने ऑक्सीजन हो गए, 18। देखा, तो ऑक्सीजन को टारगेट तो बनाया था, लेकिन हम उसी पे स्टिक नहीं हुए, हम उसी पर नहीं चिपके कि हम उसी को बैलेंस करके मानेंगे। हमने इनडायरेक्टली पहले दूसरे एटम्स की हेल्प लेके बाकी चीजों को बैलेंस किया, तो हमने देखा कि ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से अब ये केमिकल इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आप चेक करके देख सकते हैं, कोई भी एटम, एल्यूमिनियम देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है। सल्फर देख लो, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी सल्फर कितना है, देखो 3 है। इसके बाद आप ऑक्सीजन देख लो, 4 3 12 और 6 18 है। यहाँ पर देख लो 4 3 12 और 2 3 6, यहाँ पर भी कितना है, 18। हाइड्रोजन चेक कर लो, तो हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 3 2 6, और सोडियम कितना है, 6, सोडियम भी कितना है यहाँ पे 6। तो पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब आपका ये काम है कि आप अपनी बुक से और केमिकल इक्वेशंस को देखें और उनको बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है सुना जाएगा और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।